प्रकृति कब किस पर अपना कहर बरसा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए सुनते हैं महान हिंदी लेखिका गौरापद शिवानी की शानदार कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी, जिसका शीर्षक है लिखो। ये कहानी बताती है कि किस तरह प्रकृति ने एक सुंदर नारी को एक पुरुष में तब्दील कर दिया और ये जता दिया कि वे अपने बनाए पुतलों में कैसे फेरबदल कर सकती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कहानी पूरी देखिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी लिखो। ये प्रश्न पिछले 2 वर्षों से मुझे विचलित कर रहा है। कई बार कलम उठा चुकी थी, किंतु उतनी ही बार हार कर रख दी। कभी चित्त बहुरूपिया बन उदार दलीलें देता, कभी स्वयं कलम थाम लेता। आज तक स्मृति ग्रहार से ना जाने कितने कंकाल खींच पाठकों को थमा चुकी हूँ, किंतु इस कथानक का उलझा सूत सुलझाने बैठती हूँ तो वह धूसर स्मृति किसी अशरीरी प्रेम छाया सी मुझे सहमाने लगती है। छी छी, यही मैत्री निभा रही है तू। मेरे जिस पलायन के कलंक को मेरे आत्मीय स्वजन भूल चुके हैं, जिस रहस्य के गड़े मुर्दे की कब्र को लापरवाही से उगाए झाड़ झंकार ने एकदम ही अदृश्य कर दिया है, उसी मुर्दे को उखाड़ रही है तू। भूल गई है क्या कि मेरी एक ही विवाहिता पुत्री है। भले ही आज वे सुदूर अफ्रीका के किसी गहन वन अरण्य में अपने वैज्ञानिक पति के साथ किसी दुरूह शोध कार्य में ऐसी खो गई है कि शायद ही कभी भारत लौटे। पर यदि कभी लौट आई तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास भारत की पत्र पत्रिकाएं पहुंचती ही ना हो। फिर तू मेरा नाम भी तो नहीं बदल रही है। कैसे बदलूं प्रिया? वे नाम ही तो तेरे व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकता है। विधाता का दिया हुए नाम में कैसे बदलूं? फिर क्या तुम्हारा कलंक उजागर कर रही हूँ मैं? तो केवल यह सिद्ध करना चाह रही हूँ प्रिया कि तेरे पलायन का कलंक कलंक नहीं था, विषता थी। प्रिया दांबले अपने पितृकुल का ऐसा जगमगाता दीपक थी जिसकी देहरी पर पैर रखते ही पितृकुल का बाहर भीतर दोनों उजागर हो गया था। उसके पिता 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। दुर्भाग्य से 3 चाचाओं में से 2 निसंतान थे। तीसरे ने विवाह ही नहीं किया। इसी से बड़े लाड़ प्यार में पली प्रिया बचपन से ही अबाध्य बन उठी थी। 10-12 वर्षों तक उसे लड़कों के ही कपड़े पहनाए गए। वैसे ही छोकराकट बालों में वे एकदम लड़का ही लगती थी। जब वे मेरी सहपाठिन बन हॉस्टल में आई तो मैं ही नहीं, सभी छात्र छात्राएं उसके छरहरे सुंदर तेजस्वी व्यक्तित्व से सहम गए थे। लगता था मधुमास में जन्मी किसी कलिका सी उस किशोरी को सोकामार्य चापल्य मादर से मंडित करने में विधाता ने उन वनस्पति जन्य रंगों का प्रयोग किया था जिनका प्रयोग इन दिनों आश्रम के कला गुरु नंदलाल बोस कर रहे थे। पलाश, हरिद्रा, गुलबनफसा और हरितकी। विधाता की उस प्रतिभा प्रसूत सृष्टि को देख सचमुच यही लगता था कि मोनालिसा के विश्वविख्यात चित्र की रहस्यमय मुस्कान को समझने की भांति विश्वविख्यात चित्र की रहस्यमय मुस्कान को समझने की भांति प्रिया के दृढ़ता से भंजे क्यूपिड अधरों की मुस्कान समझने के लिए भी शायद अनंत काल तक व्यर्थ प्रयास चलते रहेंगे। आश्रम गुरु रविंद्रनाथ ने शायद ठीक ही कहा था कि नारी सौंदर्य का अर्धभाग प्रकृति की देन है, किंतु उसका शेष सौंदर्य केवल काव्य है, प्रेमी और कवि की उर्वर कल्पना का परिणाम। मैं जानती हूँ यहाँ मेरे पाठक शंका की नंगी संगीन लिए एक बार फिर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसी भी क्या कल्पना जो सदा की भांति सुंदर नायिका। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे उस दिव्य व्यक्तित्व की वर्णना जी भर कर लेने दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी स्मृति कल्पना को रंच मात्र भी प्रश्रय नहीं दे रही हूँ। सृष्टि उन्नति आद्रयति मनः, ये तांत्रिका साहित्य में भले ही त्रिपुर सुंदरी या योगिनी के लिए प्रयुक्त हुआ हो, प्रिया भी वैसे ही मन को आद्र करने में समर्थ थी। उसका वही तेज देख हम सब सहम गए थे। किसी ने भी उसकी ओर मैत्री का हाथ नहीं बढ़ाया। अपने साथ वे बड़े बड़े 2 सूटकेस भरकर विचित्र परिधान लाई थी। राजस्थानी लहंगे, कच्छी चूनर, जामनगरी छायल, चूड़ीदार कुर्ते, अंगरखे और लेडी हैमिल्टन रेशम की सलवार कमीजें। उससे कई बार स्पष्ट कह दिया गया था कि आश्रम की कक्षा में वह केवल सूती साड़ी को पहनकर ही प्रवेश पा सकेगी। ठीक है, उसने अपनी सुराहीदार ग्रीवा को और तान कर कहा था, हॉस्टल में तो जो जी में आए वह पहन सकती हूँ। और फिर वह वही करती थी। रात को आश्रम भोजनालय में जाती तो उसके आते ही हंगामा मच जाता। ओई जे नामचीन आकाश थे के उर्वशी, देखो देखो उर्वशी आकाश से उतर रही है। वे ना दाएं देखती ना बाएं। अपने साथ लाया बगुले के पंख से स्वच्छ नैपकिन गोद में धर बंगाल का घट क्षिप्तो चचड़ी का गस्सा मुंह में धरते ही नाक चढ़ा पानी का एक घूंट पीकर उठ जाती।
एक दिन मैंने उसे टोक ही दिया, तुम तो रोज ही भूखी उठ जाती हो, खाती हो या नहीं? ऐसा खाना मेरे घर के कुत्तों को भी नहीं दिया जाता, कैसे चुपचाप खा लेती हो तुम लोग? आश्रम के एक एक नियम को वह जिस दुस्साहस से रौंदे जा रही थी, उसे देख हम कांप जा रहे थे कि अब इसकी पेशी निश्चय ही हमारी कठोर फ्रेंच दीदी के सामने होगी और वे निश्चित रूप से इस नक्चड़ी के अहंकार का भूत एक पल में झाड़ कर रख देंगी। किंतु कुछ भी नहीं हुआ। पता यही लगा कि उसके पिता लॉर्ड सिन्हा विधान राय एवं नील रतन सरकार के अभिन्न मित्र हैं एवं उन्हीं के प्रभाव से प्रिया आश्रम में स्वच्छंद विचरण कर सकती है। ऐसा नहीं था कि उसे कभी गुरुजनों की फटकार मिलती ही नहीं थी, किंतु जब कभी मिलती वही निषेध उसे और उद्दत बना देता। सचमुच अद्भुत लड़की थी वह। आकाश को भी लांग जाने का उसका अदम्य साहस, उत्साह, बाधाओं से जूझने का उसका सदा गर्वोन्नत सिर, कठोर काशाघात को सहकर भी किसी को कुछ ना समझने वाली मुद्रा, आज उसके रंगीले रसीले भाव को कटु तिक्त मधुर स्मृतियां मुझे विहिल कर रही हैं। उसे लड़कियों में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता था, इसमें कोई संदेह नहीं कि काम मन का मूल है, किंतु प्रिया में वह काम शायद कुंठित होकर ही तीव्रता हो उठा था। उसके लिए सुनर्रे का ही महत्व था, नारी का नहीं। एक तो उसके शरीर की गढ़न भी ऐसी थी कि लगता था कि खजुराहो की भित्ति को ही कोई मूर्ति जीवंत हो उठी हो। उसके प्रतल नितंब, मासल अंग प्रत्यंग, वर्तुल वक्षस्थल, स्तरीय सृष्टि सभी विलास एवं उद्दाम काम के प्रबल संकेत देते थे। शायद यही कारण था कि छात्र मंडली उसके इर्द गिर्द भौरे से मंडराती रहती। लड़कियों में उसकी एकमात्र मित्र मैं ही थी। यद्यपि आश्रम की छात्रा मेरी बड़ी बहन मुझे कई बार कठोर चेतावनी दे चुकी थी कि उस बेहया अहंकारी लड़की से मैं गज भर की दूरी ही बरतूं। खुद तो बदनाम है ही, तुझे भी ले डूबेगी। खबरदार जो मैंने तुझे उसके साथ घूमते फिरते देखा। किंतु मुझे हमेशा यही लगता था कि लोग उसे गलत समझते हैं। वह अहंकारी नहीं थी, वह तो उसका चेहरा ही विधाता ने ऐसे बनाया था कि उसकी सरल दृष्टि भी अहंकार दीप्त लगती। गणित में उसे स्वयं सरस्वती का वरदान प्राप्त था। कठिन से कठिन सवाल भी वे चुटकियों में हल कर देती। स्मरण शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि एक बार किसी पाठ पर आंख फेरती और दूसरे ही क्षण विराम अर्धविराम सहित पूरा पाठ दलादन उगल देती। उसका बंगला उच्चारण एकदम त्रुटिहीन था। साहित्य सभाओं में वे रविंद्रनाथ, जीवनानंद दास, विष्णुदेव की कविताओं की आवर्ती करती तो लोग आश्चर्य से मंत्रमुग्ध ही सांस रोके उसे देखते रहते कि मेरे बाबा यही तो बंगाली थे के ओ बेशो बंगाली, क्या लड़की है रे बाबा, ये तो बंगाली से भी अधिक बंगाली है। उसकी यही आश्रम व्यापी ख्याति लड़कियों को जला बुना देती। एक बार हॉस्टल की छात्राओं ने उसकी शिकायत कर दी कि वे आधी रात को कमरा बंद कर सिगरेट पीती है। मैं तो कांप गई कि तलाशी ले जाने पर मेरी वह दबंग सखी अब अवश्य ही पकड़ी जाएगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सूटकेस में रेशमी साड़ियों की तहों के बीच वे थल्ले के थल्ले सिगरेट के पैकेट छिपा कर रखती है। ये 1936 की बात है। आज शायद लड़कियों के छात्रावास में उनके सूटकेस में चरस और गांजे के बीड़े भी पकड़े जाने पर उन्हें उदार जमाना मुक्त कर दे, पर तब किसी छात्रा के सिगरेट पीने का संदेह भी उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती थी। मैंने उसे एक दिन टोका भी था कि छीछी प्रिया, तुम सिगरेट पीती हो, क्यों, क्या बुराई है इसमें? स्त्रियां तंबाकू जर्दा खा सकती हैं तो सिगरेट क्यों नहीं पी सकती भला? और फिर मुझे पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ, तू क्यों घबराती है? सच गजब की लड़की थी वह। जब बिना किसी पूर्व सूचना के एक दिन उसके दोनों सूटकेस जब्त कर लिए गए तो उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं उभरी। सब लड़कियों की उपस्थिति में जितनी बार उसकी एक एक साड़ी झटकी जा रही थी, उतनी ही बार मेरा धड़कता कलेजा मुंह को आ रहा था। किंतु वह एक थी कि बंदी वहीं पर बैठी गहन आत्मविश्वास से मुस्कुराती चली जा रही थी, जैसे कह रही हो क्यों, मिला कुछ? रात ही रात में सब के सब पैकेट फूंक डाले थे छोकरी ने। मैंने बाहर निकलते एकांत में उससे पूछा, कहाँ गए सब पैकेट? सब पी गई हूँ, मेरी तलाश लेने चले थे, बड़े बड़े डूब गए। गधा पूछे कितना पानी। इसी बीच पिता की बीमारी का तार पार में बैंगलोर चली गई। लौटी तो पता चला प्रिया अचानक आश्रम छोड़कर चली गई है। वे कहाँ गई, क्यों गई, किसी को कुछ पता नहीं था। लड़कियां मुझसे पूछती, क्यों तुम्हारी अंतरंगा सहेली तुम्हें कुछ बताकर नहीं गई? किसी प्रेम का चक्कर था क्या? मैं क्या कहती, कुछ कहती भी तो क्या कोई विश्वास करता कि मुझसे कुछ कहे बिना ही वे चली गई है? स्वयं मैंने उसे उसकी उस सन की बेरकुई के लिए क्षमा नहीं किया। फिर वर्षों बाद वे मुझे एक दिन एक स्टेशन पर मिल गई। आश्रम छोड़े वर्षों बीत गए थे, मेरा विवाह हो चुका था, छात्रा जीवन की स्मृतियां बहुत पीछे छूट चुकी थी। ट्रेन आने में विलंब था। मैं रेलवे बुक स्टॉल पर खड़ी पत्रिकाएं उलट रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर मुड़ी तो वह मुझसे लिपट गई। वह भी उसी ट्रेन से जा रही थी। फिर तो अपने वातानुकूलित डिब्बे में वे मुझे जबरन ही खींच ले गई। तो चिंता मत कर, मेरे छोटे चाचा अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं,
सब कुछ जानते हैं। अभी मिनटों में तेरा टिकट कन्वर्ट करवा लेंगे। उसके एकांत कक्ष में कितना कुछ कहने को था और कितना कुछ सुनने को। एक एक कर कितनी रस भरी स्मृतियां वर्षों से किसी जंग लगे बक्से में से निकल रही भव्य बनारसी साड़ियों की नेपथलीन गंध सी हमें विभोर कर गईं। तू अचानक ऐसे क्यों चली गई थी प्रिया? मैंने पूछा। बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ भी। मन बस उचाट गया था हमारा। अब ये बता कि तेरी शादी कब हुई, क्या करते हैं तेरे पति? पर मैं तो उसके प्रश्न का उत्तर देना भूल एकटक उसे ही देख रही थी। वे प्रिया थी, वही रंग रूप, वही रूप, कदकाठी, किंतु कहीं ना जाने कुछ अटपटा लग रहा था। उसकी मायावी हंसी, उसका कंठस्वर या उसकी कुटिल चितवन। चल पहले कुछ खा लिया जाए। उसने अपने ठाटदार नाश्तेदान से टोकरी से निकाला स्वच्छ नैपकिन। कांटे, छुरी, चम्मच खनकते ही मेरी क्षुब्ध क्षुधा भी जागृत हो गई। क्या आला दस्तरखान सजा दिया पट्टी ने। इन मौलिक लटकों में तो वह हमेशा से बेजोड़ थी। याद है ये मावे के पेड़े तुझे हॉस्टल में भी बहुत पसंद थे। अभी भी वह हलवाई जिंदा है और जैसे जैसे बुढ़ा रहा है अभागा वैसे ही वैसे उम्दा पेड़े बनाता जा रहा है। खाकर देख। तेरी शादी हो गई प्रिया? पेड़ा मुख में रखते ही मेरे भीतर कहीं उफनती प्रचंड जिज्ञासा जिह्वा पर आ गई। मैं मनी मन सोच रही थी कि तब क्या इस सनकी लड़की की शादी नहीं हुई? ये तो अभी भी मुझे मायके की दुकान के ही पेड़े खिला रही है। मेरे प्रश्न को अनसुना कर वे फिर चहकने लगी। ये ले एक पेड़ा और, खाना बढ़िया है। मैं अपना कौतूहल रोक नहीं पा रही थी। तेरी शादी हो गई प्रिया? मैंने फिर पूछ दिया। हाँ, वे हंसी। देखती नहीं ये कड़ा हुआ सालू, अपना फलभरी दुपट्टा उसने मेरे सामने झंडी सा फहरा दिया। पर यह तो प्रिया की परिचित उन्मुक्त हंसी नहीं थी। तब क्या वे अब तक कुंवारी ही थी या अकाल वैधव्य ने उसे ऐसा श्रीहीन बना दिया था? न कंठ में मंगलसूत्र था, न अंगुली में अंगूठी, न ललाट पर मद्रासी कुंकू की उसकी वह बिंदी जिसके नीचे वे हमेशा एक नन्हा सा काला गोल बिंदु संवार लिया करती थी। उसका वह मौलिक सज्जा प्रयोग फिर आश्रम में फैशन बनकर ही चल निकला था। जिसे देखो ललाट पर दो दो बिंदियां। मेरा गंतव्य स्टेशन आने को ही था। मुझे तो दूसरे ही स्टेशन पर उतरना था। पर वह कहाँ जा रही थी? अपना पता नहीं देगी? कभी चिट्ठी तो लिख देना, मेरा पता भी लिख ले। अरे छोड़, जब मिलना होगा ऐसे ही भगवान हमें फिर मिला देगा। और एक बात बता दूं, संसार के अधिकांश पते झूठे होते हैं। क्या सचमुच ही बोर आ गई थी लड़की या किसी पागल खाने से रोग मुक्त होकर लौट रही थी? ऐसी गहन मैत्री थी हमारी और ना अपना पता देने का उत्साह, न मेरा पता लेने की व्याग्रता। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, मैंने कहा और साड़ी की भांज ठीक करके उठने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ के बिठा लिया। नाराज हो गई? तब सुन, मेरा विवाह हो गया। तेरी तरह मेरी भी एक प्यारी सी बच्ची है। सुदर्शन पति है, बड़ा सा प्रसाद है, 2 कारें हैं, यहाँ तक कि मेरे लखपति व्यवसायी पति का अपना चार्टर्ड प्लेन भी है। पर मैं ये सब हमेशा के लिए छोड़कर भारत चली आई हूँ। क्या कहती हो प्रिया? क्या तुम्हारे पति? मेरे अधूरे प्रश्न को उसने स्वयं पूरा कर दिया। क्या मेरे पति बदचलन है, शराबी हैं? यही पूछना चाह रही है ना? वहीं विदेश में ही जन्मे, वहीं बस गए किशोर। पटवर्धन का कोई भी लत नहीं है। वह मुझे बेहद चाहता है और मैंने ही उसे छोड़ा है, उसने नहीं। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी। दूर से ही आसन्न बड़े स्टेशन की बत्तियां जुगनू सी चमकने लगी थी। मैंने अधीर होकर उसे झकझोर दिया। कैसी मूर्ख है तू? कहती है कि तेरे एक बच्ची भी है। वे बड़ी होगी, विवाह होगा, तब क्या उसे माँ का अभाव नहीं खलेगा? फिर उसके निर्दोष पिता को तू अकारण ही छोड़कर चली आई। अकारण नहीं, वह हंसी। किंतु कैसी विचित्र हंसी थी वह। बहुत कारण है। उसके विवाह तक बनी रहती तो उसकी लज्जा उसके लिए घातक बन सकती थी। स्टेशन आ गया था। मैं विदा लेकर उतर गई। वे देर तक खिड़की से हाथ हिलाती रही और एक बार वे हिलता हाथ वर्षों के लिए किसी शून्य में विलीन हो गया। ठीक 10 वर्ष बाद वे फिर मिल गई। आज कई बार सोचती हूँ, ना मिली होती तो शायद अच्छा ही होता। नैनीताल जाड़ों में प्राय ही मसान घाट सा वीरान हो जाता है। कहते हैं 25 दिसंबर को वहाँ अवश्य हिमपात होता है। मैं 10 वर्षों तक वहाँ रही और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े दिन पर बर्फ न गिरी हो। जब तक नहीं भी रही तब भी उस ऐतिहासिक हिमपात का समाचार सुन ही लेती थी। उस दिन भी 25 दिसंबर का हिमपात होकर उदार क्षणिक धूप से गलकर पिघल गया था। कई दिनों की अनवरत वर्षा के बाद पहली बार निरव आकाश चमक रहा था। ताल लबालब छलक रहा था। नैना देवी के मंदिर की क्षुद्र घंटियों के साथ गिरजे के गुरु गंभीर घंटे की गर्जना पखावज की सी जुगलबंदी कर रही थी। ठंडी सड़क निस्तरप सन्नाटे से घिरी एकाएक अंधेर सुरंग सी लग रही थी। ना जाने किस सनक में मैं उस दिन सन्नाटे में पाजाण देवी के दर्शन को निकल गई। ताल की गार पर खड़े विलक्षण मणिपुरी नर्तकियों सी अलस मादक लास्यपूर्ण मुद्रा में झूम रहे थे। आकाश फिर धूसर मेघ घंटों से गिरने लगा था। मैंने ठंडी बियार से सिहर शाल कसकर लबादे सा लपेट लिया और चाल तेज कर दी। नैनीताल की वर्षा बिना किसी पूर्व सूचना के ही आ जाती है, कभी भी आकर सहमा देती है। कहीं ऐसा न हो कि तीव्र वर्षा का वेग मुझे बीच में ही दबोच ले और मैं अपने घर तक कठिन चढ़ाई भी न चढ़ पाऊं।
उन दिनों अवस्था भी ऐसी थी कि तेज चल पाना भी मेरे लिए कठिन हो रहा था। सहसा किसी ने मेरे कंधे को अपने मजबूत पंजे से जकड़ लिया। मैं घबराकर खड़ी रह गई। जनशून्य ठंडी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ ही दिन पूर्व उसी ठंडी सड़क पर डिग्री कॉलेज की एक छात्रा की छत विछत लाश मिलने का समाचार पूरे नैनीताल को स्तब्ध कर गया था। उन दिनों का नैनीताल आज का नैनीताल नहीं था। वहाँ तब हत्या तो दूर, सामान्य सी चोरी या ताला तोड़ने की घटना ने भी कभी सरल नागरिकों को भयत्रस्त नहीं किया था। कुछ दिनों तक वहाँ की धर्मभीरू गृहिणियों ने भी ठंडी सड़क पर जाना छोड़ दिया। पहले उस सड़क पर केवल शेर भालू का ही भय सह पाता था, पर अब तो मानव का ही भय उनके लिए नरभक्षी पशु बना जा रहा था। पहचाना नहीं, इस बार कंधे से हाथ हटा वे दीर्घांगी छाया मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। प्रिया। उसे बाहों में भरने में मेरे दोनों उत्साही हाथ जैसे किसी ने सहसे ही अदृश्य खड्ग से काटकर धरा पर डाल दिए। ये कैसी विचित्र वेश था। उसका ढीला एक बर्रा पायजामा, रेशमी कुर्ता और खुले बटनों से झांकती लोमश छाती, अधरों पर जर्दे पान की लाली, सहसा उसकी आंखों में लाल डोरे बनकर उतर आई थी। कहाँ गई वे लंबी वेणी, वे वृत्रशूल वृक्ष, वे दूरी बिंदी? मेरे सम्मुख प्रिया का ही अभिभूत नक्शा था। वही कद, वही काटी, किंतु वही नहीं थी, प्रिया नहीं थी। तब क्या वे उसका जुड़वा भाई था? पर प्रिया तो अकेली ही थी, ना भाई ना बहन, चाचा निसंतान थे, मामा थे नहीं और मौसी कुंवारी थी। कौन हो तुम? वे बड़ी बेहयाई से हंसा। क्यों भाई, अभी तुम्ही ने तो प्रिया कहकर पुकारा था ना, अब पूछती हो मैं कौन हूँ? नहीं, तुम प्रिया नहीं हो, मैं जाने को उद्यत हुई। रुको, उसने कहा, और इससे पहले कि मैं दामन बचाकर छिटकती, उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तुमने ठीक ही पहचाना, मैं प्रिया ही हूँ। क्या बक रहे हो? छोड़ो मेरा रास्ता। नहीं। फिर वे हमारी मैत्री के ना जाने कितने प्रकरण एक ही सांस में सुना गया। याद है जब तू मैं एक्सकर्शन दल को धस्सा दे कचौड़ी गली में कचौड़ी खाने सटक गए थे और इक्के में लौटे? बस चुप करो, कह तो दिया, पर मैं उस स्तब्ध खड़ी देखती रह गई। कौन था ये अद्भुत सिद्ध जो मेरी और प्रिया की मैत्री के इन संस्मरणों को अनभिज्ञता से मुझे सहमा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया मर खप गई हो और ये उसका दुष्ट प्रेत हो? अभी भी तू नींद में चलती है क्या? पर सुन, उसने बड़े स्नेह से मेरा हाथ थाम लिया। अब तू डरकर मेरे बिस्तर में घुस भी आई तो मैं तेरी चोटी अपनी चोटी से नहीं बांध पाऊंगी। देखना इधर। वे अपने कटे केश पर हाथ फेर बड़ी दुष्टता से मुस्कुराया। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। सहसा मेरे गर्भस्थ शिशु की धड़कनें मेरी धड़कनों से मिलकर धड़क उठी, धक धक। अंधेरा और घनीभूत हो गया। कोहरा धीरे धीरे ताल के ऊपर शामियाने से टंग गया था। मंदिर की आरती की गूंज कभी धीमी और कभी प्रखर होकर अयार पाटा के पहाड़ों से टकरा रही थी। सुरमुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय माँ। तूने उस दिन ट्रेन में पूछा था ना मैंने क्यों घर बार छोड़ा, तो सुन, नीला के जन्म के बाद ही मेरा शरीर मेरे लिए पहेली बनने लगा। मेरे कंधे स्वयं चौड़े हो गए, मेरी उंगलियां मोटी होती चली जा रही थी और मेरे पंजे में लोहे की जकड़न आ गई। मेरी आवाज भारी होने लगी और मेरा दर्पण ही मुझे छलने लगा। पहले मुझे पुरुषों का सहचर्य प्रिय लगता था, अब किसी भी सुंदरी युवती या किशोरी को देख मैं पागल हो उठती। पति स्पर्श भी मुझे असह्य लगने लगा। बेचारा किशोर आश्चर्य से मुझे देखता। एक दिन उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें प्रिया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं उससे कैसे कहती कि किशोर मैं प्रिया नहीं रही, धीरे धीरे अप्रिय बन रही हूँ। फिर एक दिन मैं साहस कर एक अज्ञात चिकित्सक के पास चली गई। अपने पीपी के पास जाती तो एक न एक दिन किशोर जान लेता। रुपया मेरे लिए हाथ का मैल था। मैं किसी भी विशेषज्ञ की ऊंची से ऊंची फीस दे सकती थी। डॉक्टर ने मेरे संदेह की पुष्टि की। मैं धीरे धीरे नारी का चोला छोड़ रही थी और एक सामान्य सा ऑपरेशन ही मुझे पुरुष बना देगा। किंतु मेरा पौरुष क्या मेरा ही सर्वनाश नहीं कर देगा? मेरी निर्दोष बच्ची, मेरा देवतुल्य पति, वे क्या मेरे पौरुष को स्वीकार कर पाएंगे? क्या स्वयं मेरी लज्जा उनकी भी लज्जा नहीं बन जाएगी? सौभाग्य से उन्हीं दिनों किशोर अपने व्यवसाय के सिलसिले में नाइजीरिया जा रहा था। उन दिनों हम में वैसे भी बोलचाल लगभग बंद ही थी। मैंने अपना बेडरूम अलग कर लिया था और उस बेबात की सजा को बेचारा किशोर झेल नहीं पा रहा था। उसका मेरा जॉइंट अकाउंट था। उसी में से पर्याप्त धनराशि निकाल मैं अवनीता को अपनी एक मित्र के पास छोड़ यह कह आई कि अपनी बीमार माँ को देखने भारत जा रही हूँ। लौटते ही किशोर समझ गया होगा कि मैं अब कभी नहीं लौटूंगी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे विवाह से पहले ही गुजर चुकी थी। फिर उस अज्ञात विशेषज्ञ के अज्ञात क्लिनिक में मैं स्वयं ही प्रिया का पिंडदान कराई। वहां से सीधी भारत। मुझे अपने घर चलने को नहीं कहोगी? उसका भर्राया कंठ स्वर मुझे भय से कंपा गया। इसी सखी का यही आह्वान सुन शायद मैं उसे कभी हाथ पकड़कर घर खींच लाती, पर उस दिन उसका वे अनुरोध सुन में सिहर उठी। मैं बिना कुछ कहे तेजी से बढ़ने लगी कि उसने मुझे बाहों में भींच लिया। मैं नहीं जानती उस दिन किस दैवी शक्ति ने मेरे अंग और प्रत्यंग में वह स्फूर्ति, वह साहस भर दिया।
मैंने एक झटके से उस लोह पाश बहुपाश से अपने को छुड़ा लिया, उसे एक धक्का दिया और वह उस आकस्मिक आघात के लिए प्रस्तुत नहीं था। कटे पेड़ सा वे नीचे गिरा और मैं हवा के वेग से भागी। कभी कॉलेज की रिले रेस में मैं एक कदम भी आगे बढ़ा, अपनी इसी सखी की प्रलभ भुजा की प्रतीक्षा में खड़ी सहसा ऐसे ही भागने लगती थी। नहीं जानती अपनी उस अवस्था में भी मैं उस दिन कैसी तेजी से भाग पाई। मैं घर पहुंची तो मेरे चिंतातुर पति हाथ में टॉर्च लिए मुझे ढूंढने ही निकल रहे थे। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी बार समझाया है, इस कब्रिस्तान की पगडंडी से मत आया करो, फिर वहीं से आ रही हो, रात भर अब डरती रहोगी। मैं प्राय ही उस पगडंडी से आती थी और कभी कभी रात को उन्हीं कब्रों के सपने देखकर बुरी तरह चीख पड़ती थी। दिन में जिस कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा लगता था, रात को वही भयावह लगने लगा। 1855 की उन कब्रों पर खुदे कई नाम मुझे कंठस्थ हो गए थे। अधिकांश कब्रों पर संगमरमरी पत्थर की बनी फरिश्ता की खंडित मूर्तियों के साए में मैंने ना जाने कितनी कहानियां लिखी, किंतु उस दिन जिस अनूठे कथानक को मुट्ठी में बांध में उस कब्रिस्तान की पगडंडी के औदारे से चटपट घर पहुंची, उसे क्या आज तक लिपिबद्ध कर पाई? वे कथानक केवल मेरे और मेरे पति तक ही सीमित पुष्प सा बिखर कर धरा में मिला जा रहा था। पर 2 वर्ष पूर्व लंदन के ऑब्जर्वर में मैं मृत्यु की सूचनाएं पढ़ रही थी। पूरा अखबार चाटकर जब कुछ भी पढ़ने को नहीं रह जाता था तो मैं इसी स्तंभ की जुगाली करती थी। अनचीने उन मृत्यु पथ के यथावरों में नाम, व्याधि, जन्म मृत्यु के अंतराल से उनकी वयस्क का शरसंधान मुझे बड़ा अच्छा लगता। कभी दुख होता कि हाय ऐसी अकाल मृत्यु हुई, कभी दीर्घ जीवन की अवधि देख आश्चर्य होता। साथ में रहता उनका संतान, पत्नी, जनक, जननी का नाम और कोई भी सुंदर सी कविता, उसी में वे नाम अचानक दिख गया था, मिस्टर प्रिय दामले। मृत्यु धैर्य से भोगी गई लंग कैंसर की दीर्घ व्याधि से। जन्म 17 नवंबर 1921, मृत्यु 5 अप्रैल 1983। दयालु परमपिता की बाहों में। दाई विल बी डन। मार्गरेट दामले के परम प्रिय पति, टोनी और नेली के स्नेहशील पिता, कृपया फ्यूनरल में पुष्प ना लाएं, चैरिटी चेक इस पते पर भेजें। कैंसर सोसाइटी का नाम पता देखकर उस चर्च का भी पता समय दिया गया था जहां सर्विस होगी। ट्यूब स्टेशन मेरे घर के पास ही था, चाहती तो बड़े आराम से जा सकती थी। न्यूक्लासा में न्यू कासल था ही कितनी दूर। निश्चय ही वे प्रिया ही थी। उस जन्म तिथि को मैं कैसे भूल सकती थी, जिस तिथि को मैंने वर्षों तक उसे उपहार भेजे थे। पर जाकर करती भी क्या? वहां पहुंचकर क्या मैं मार्गरेट दामले से कह पाती कि उसका परम प्रिय पति कभी किसी की उतनी प्राण प्रिय पत्नी थी? क्या टोनी नेली से कह पाती कि उसका स्नेही पिता किसी की उतनी स्नेहशीलता जननी भी थी? विधाता ने उससे निकृष्ट कोटि का परिहास किया था, अब वह स्वयं वहीं जाकर उससे निपटेगी। प्रिया ने क्या आज तक कभी किसी से हार मानी थी?